दोस्तों स्वागत है आपका प्रोग्रेसिव जीके विद स्कीम में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड वन दरोगा के सेट नंबर 22 की, जो कि आने वाले वन दरोगा के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं इसके पहले क्वेश्चन के साथ। और इसका पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि लाल रक्त कोशिका के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है। तो लाल रक्त कोशिका यानी कि रेड ब्लड सेल्स के निर्माण के लिए शरीर का अंग जिम्मेदार है ऑप्शन नंबर सी, अस्थि मज्जा। तो अस्थि मज्जा में निर्माण होता है लाल रक्त कोशिका का, और लाल रक्त कोशिका जो है शरीर में ऑक्सीजन ले जाने का काम करती है। तो याद रखना है इसका निर्माण होता है ऑप्शन नंबर सी, अस्थि मज्जा में। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। एक जैव रासायनिक यौगिक जीवित जीवों में पाया जाने वाला कैसा यौगिक होता है। तो एक जैव रासायनिक यौगिक जो है जीवित जीवों में पाया जाने वाला कार्बन आधारित यौगिक होता है ऑप्शन नंबर सी। और सभी जीवित जीवों में पाया जाता है कार्बन आधारित यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। दाएं फुस्फुसी धमनी है, तो दाएं फुस्फुसी धमनी जो है ये होती है 22 से लंबी ऑप्शन नंबर ए। और फुस्फुस धमनी को हम पल्मोनरी भी बोलते हैं और ये रक्त परिवहन का काम करती है। तो याद रखना है दाएं फुस्फुसी धमनी जो है ये होती है 22 से लंबी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में किसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक है। तो प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक किसमें है इनमें से। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, सोयाबीन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। मानव शरीर के सैनिक किस कोशिकाओं को कहते हैं। तो मानव शरीर के सैनिक बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स यानी कि श्वेत रक्त कोशिका ऑप्शन नंबर बी को। और क्योंकि ये शरीर को इन्फेक्शन से बचाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, चोट या घाव लगती है शरीर में तो उनको जल्दी से जल्दी भरने का काम करता है। कौन करता है? सफ़ेद रक्त कोशिका, और इसीलिए इसको बोलते हैं मानव शरीर के सैनिक। लेकिन अगर इसकी मात्रा जो है अत्यधिक हो जाए वाइट ब्लड सेल्स की, तो ये रक्त में कैंसर का भी खतरा पैदा कर देता है। लेकिन अगर कंट्रोल में रहता है तो इसको हम बोलते हैं मानव शरीर का सैनिक। ऑप्शन नंबर 20 का होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में किस हार्मोन को तनाव से मुकाबला करने में सहायक माना जाता है। तो तनाव से मुकाबला करने में सहायक माने जाने वाला हार्मोन है ऑप्शन नंबर ए, सेरोटोनिन। सेरोटोनिन जो हार्मोन है ये तनाव से लड़ने के काम आता है। और अगर कोई खुशी या दुख होता है आदमी को तो उसके शरीर में जो है इस हार्मोन का स्त्राव होता है जिसको बोलते हैं हम सेरोटोनिन हार्मोन। और ये मस्तिष्क कोशिका और अन्य तंत्रिका कोशिकाओं को तालमेल बिठाने का काम भी यही करता है जिसका नाम है सेरोटोनिन ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। मिथुन एक मवेशी की नस्ल है जो कहाँ पाई जाती है। तो मिथुन जो है एक तरीके की गाय होती है, जंगली गाय बोल सकते हैं इसको, और गाय का ही वंशज माना जाता है इसको मिथुन को, जो कि पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन नंबर डी में। और अरुणाचल प्रदेश के अलावा ये चाइना, बांग्लादेश और म्यांमार में भी पाई जाती है, और इसको कैटल ऑफ माउंटेन भी बोला जाता है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अंतःस्रावी ग्रंथि कहाँ हार्मोन छोड़ती है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि जो है हार्मोन छोड़ती है रक्त में ऑप्शन नंबर ए में। और अंतःस्रावी ग्रंथि के उदाहरण हैं अग्नाशय, अंडाशय, हाइपोथैलेमस तथा थायराइड आदि। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन छोड़ती है रक्त में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। मनुष्य का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किसका गठन करता है। तो मनुष्य का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र गठन करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। यानी कि मस्तिष्क का भी गठन करता है और रीढ़ की हड्डी का भी गठन करता है मनुष्य का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में कौन सा एक संक्रामक रोग है। तो इनमें से संक्रामक रोग कौन सा है ये बताना है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खसरा। खसरा जो है एक संक्रामक रोग है जो कि वायरस के कारण पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। इनमें से कौन सा वानस्पतिक तेल के संश्लेषण में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो वानस्पतिक तेल के संश्लेषण में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है निकेल का ऑप्शन नंबर ए का। और अगर वानस्पतिक तेल से वानस्पतिक घी बनाना होता है तब उसमें उस तेल में निकेल डाला जाता है और ऊपर से हाइड्रोजन प्रवाहित की जाती है। इससे वानस्पतिक तेल जो है ये वानस्पतिक घी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वानस्पतिक तेल के लिए निकेल ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। लोहे का शुद्धतम रूप पूछा गया है। तो लोहे का शुद्धतम रूप होता है पिटवा लोहा ऑप्शन नंबर बी। और इसमें कार्बन की प्रतिशतता होती है 0.12 से 0.25%। और ये लोहे और जो कच्चा लोहा होता है ये उससे ज़्यादा तापमान चाहिए होता है पिटवा लोहे को पिघलने के लिए ऑप्शन नंबर डी को। तो लोहे का शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13।
किसी यौगिक को कार्बनिक यौगिक के रूप में वर्गीकृत करने के लिए यौगिक में किस तत्व का विद्यमान होना आवश्यक है? तो अगर किसी तत्व को कार्बन यौगिक में वर्गीकृत करना है तो उसके लिए उसमें कार्बन होना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, जर्कोनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है पूछा गया है। तो जर्कोनियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 91.22। तो 91.22 होता है जर्कोनियम का परमाणु द्रव्यमान। और जर्कोनियम का परमाणु संख्या की बात करें तो उसकी परमाणु संख्या होती है 40 और इसका प्रतीक होता है जर्कोनियम का ZR। तो याद रखना है परमाणु द्रव्यमान होता है 91.22, परमाणु संख्या होती है 40 और प्रतीक होता है ZR। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट का सामान्य नाम पूछा गया है। तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट का सामान्य नाम होता है जिप्सम। ऑप्शन नंबर डी। और जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है CaSO4 2H2O। याद रखना है CaSO4 2H2O जो है फॉर्मूला होता है जिप्सम का, यानी कि कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट का। और जिप्सम का प्रयोग होता है कांच बनाने में और उर्वरक बनाने में इसका यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी जिप्सम का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, किस धातु में गैलेनन नामक अयस्क होता है। तो गैलेनन नामक अयस्क होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सीसा यानी कि लेड यानी कि Pb। तो Pb इसको बोलते हैं, इसका प्रतीक है Pb शीशे का, और जो कि गैलेना नामक अयस्क होता है इसमें। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी शीशा। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था। तो पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जोनास साल्क जो है एक अमेरिकन वैज्ञानिक थे जिन्होंने पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किया था। और पोलियो जो है ये होती है वायरस के कारण। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जोनास साल्क ने आविष्कार किया था पोलियो का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विरंजक में क्लोरीन के विकल्प के रूप में निम्न में से कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो विरंजक में क्लोरीन के विकल्प के रूप में वैसे तो बहुत सारे पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से इसको देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो विरंजन में क्लोरीन के विकल्प के रूप में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा सोडियम पेरोक्साइड का भी यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही साथ कैल्शियम हाइपोक्लोरेट का भी इसमें यूज़ किया जा सकता है। तो फिलहाल के लिए याद रखना है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इसमें यूज़ कर सकते हैं विरंजन में क्लोरीन के विकल्प के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, पूछा गया है कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सेब में अम्ल पाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैलिक अम्ल। तो मैलिक अम्ल पाया जाता है सेब में, ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका राइट आंसर। और मैलिक अम्ल की फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है C4H6O5। तो ये 4 है, C4H6O5 जो है इसका फॉर्मूला है मैलिक अम्ल का, जो पाया जाता है सेब में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, कठोर जल में मुख्यतः क्या पाया जाता है पूछा गया है। तो कठोर जल में पाया जाता है मुख्यतः कैल्शियम और मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है ओम का नियम, और ओम के नियम का सूत्र पूछा गया है 21 में, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी V बराबर I/R। और इस फॉर्मूले में V जो है वोल्टता को दिखाएगा, I जो है करंट को दिखाएगा और R जो है प्रतिरोध को दिखाएगा। तो ओम का नियम हो गया ये, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। और ओम का जो नियम होता है ये, इसकी परिभाषा ये है कि दो बिंदुओं के बीच एक चालक के मध्य से धारा सीधे दो बिंदुओं तक वोल्टेज के समानुपाती होती है। तो ओम का नियम यह है कि दो बिंदुओं के बीच एक चालक के माध्य से धारा सीधे दो बिंदुओं पर वोल्टेज के समानुपाती होती है, और इसका सूत्र जो है ये होता है V = I/R। और V होता है वोल्टेज, I होता है करंट, R होता है प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है कि रबड़, कांच, शुष्क हवा आदि किसके उदाहरण हैं। तो रबड़, कांच, शुष्क हवा जो है ये उदाहरण है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंसुलेटर के उदाहरण है ऑप्शन नंबर सी। और इंसुलेटर जो है इसकी परिभाषा ये है इंसुलेटर की कि ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो परमाणु से परमाणु और अणु से अणु तक इलेक्ट्रॉन के मुक्त प्रवाह को बाधित करते हैं, और इनको बोलते हैं हम इंसुलेटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, चुंबकीय प्रवाह कैसी राशि है। तो चुंबकीय प्रवाह के बारे में बताना है कैसी राशि है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सदिश राशि।
तो चुंबकीय प्रवाह जो है एक सदिश राशि, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के विज्ञान की खोज की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के विज्ञान की खोज किसने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स क्लार्क। जेम्स क्लार्क ने की थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के विज्ञान की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। अल्ट्रासोनिक ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति है, तो अल्ट्रासोनिक ध्वनियों की आवृत्ति बतानी है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। तो 20 किलो हर्ट्ज से अधिक जो होगी ये होगी अल्ट्रासोनिक ध्वनि की ध्वनियाँ। और ये इंसान जो सुन सकता है ध्वनि उसकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। और 20,000 हर्ट्ज जो है इसे बराबर होता है 20 किलो हर्ट्ज के। तो 20 किलो हर्ट्ज जहाँ पे इंसान की सुनने की क्षमता जो है ख़त्म होती है, वहाँ से इसकी सुनने की क्षमता जो है वहाँ से इसकी क्षमता शुरू होती है अल्ट्रासोनिक ध्वनियों की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। किसी शाफ्ट की घूर्णन गति को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है, तो अगर किसी शाफ्ट की घूर्णन गति को मापना है तो इसका उपयोग करना पड़ेगा किसका? ऑप्शन नंबर बी का, टैकोमीटर का। तो टैकोमीटर जो है ये शाफ्ट की घूर्णन गति को मापने में प्रयोग होता है। क्रोनोमीटर जो है टाइम को मापने के लिए प्रयोग होता है। स्पीडोमीटर जो है स्पीड को मापने के लिए प्रयोग होता है। ये कार और बाइक के स्टीयरिंग के आगे जो मीटर होता है उसको बोलते हैं स्पीडोमीटर। और एनीमोमीटर जो है ये हवा की गति को मापने में प्रयोग होता है। तो शाफ्ट की घूर्णन गति को मापने में प्रयोग होता है टैकोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। कितने मिलीमीटर से 10 किलोमीटर बनते हैं, तो कितने मिलीमीटर से 10 किलोमीटर बनते हैं ये बताना है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 की पावर 7। 10 की पावर 7 मिलीमीटर से 10 किलोमीटर बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। आमतौर पर गैलन का प्रयोग किया जाता है, तो आमतौर पर गैलन का प्रयोग किया जाता है आयतन मापने के लिए, ऑप्शन नंबर सी के लिए। तो राइट आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर सी, आयतन मापने के लिए। और गैलन जो है इसकी अलग अलग क्वांटिटी होती है, जैसे कि यूएस गैलन होता है और यूके गैलन होता है, जिसमें कि 4.25 से 4.5 तक की इसकी यानी कि 1 गैलन बराबर 4.25 से 4.5 लीटर तक की इसकी मात्रा मानी गई है, जो कि यूएस में अलग होती है और यूके में अलग होती है और इसका उपयोग किया जाता है आयतन मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। मानव शरीर के दो मुख्य अंग जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाले मानव शरीर के कौन से अंग हैं ये बताना है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क और हृदय। मस्तिष्क और हृदय जो हैं ये मानव शरीर के वो अंग हैं जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 और आज का आखिरी क्वेश्चन है, किस घटना के कारण रात में दिन की तुलना में लंबी दूरी पर ध्वनि सुनाई देती है, तो किस घटना के कारण रात में दिन की तुलना में लंबी दूरी पर ध्वनि सुनाई देती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन के कारण। ये अपवर्तन के कारण होता है और इसमें रात में जो है ठंडी हवा चलती है दिन के मुकाबले, तो ये उसके ऊपर भी डिपेंड करती है कि लंबी दूरी की ध्वनि सुनाई देती है रात में। तो फिलहाल के लिए याद रखना है अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो को समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।